हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द आचार्य क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि परागकण की संरचना क्या होती है, परागकण का निर्माण कैसे होता है और परागकण किस प्रकार से 4-5 प्रकार से निर्माण होता है उनको वो भी बता दिया था। तो बच्चों, आज हम जानेंगे गुरु बीजाणु यानी कि बीजांड, यानी कि जो गुरु बीजाणु होता है। हमने परागकण को लघु बीजाणु बोला था, ठीक है। परागकण को हम लघु बीजाणु बोलते हैं। अब हम जानेंगे गुरु बीजाणु, ठीक है। गुरु बीजाणु यानी कि बीजांड के बारे में जान लेते हैं, बीजांड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमको आपको बीजांड स्थित कहाँ होता है ये बताते हैं कि बीजांड आखिर उपस्थित कहाँ होता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक पुष्प की संरचना होती है। ये वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। ये वाला भाग अंडाशय होता है, क्या होता है बच्चों, अंडाशय होता है, ठीक है। ये वाला भाग वर्तिका होता है, ठीक है। तो आपको अंडाशय वाले भाग में हमेशा बताया जाता है कि यहाँ पे अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं। यही चीज बता दिया जाता है हमेशा, जब भी आपको फिगर बनाया जाएगा पुष्प का तो यही चीज बताया जाता है। जबकि यहाँ पे अंड कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं ये आज हम जानेंगे, ठीक है। देखिए, ये होता है बच्चों बीजांड। बीजांड की संरचना अंडाशय में पाई जाती है। बीजांड कहाँ पाया जाएगा, अंडाशय में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये समझिए, ये होता है बीजांड। बीजांड की संरचना कुछ ऐसी होती, ठीक है। ये होता है बीजांड। बीजांड ये होता है। बीजांड में उपस्थित ये कोशिकाएं अंड उपकरण कोशिकाएं कहलाएंगी, अंड उपकरण, ठीक है। बीजांड में उपस्थित कोशिकाएं अंड उपकरण कोशिकाएं कहलाएंगी सामूहिक रूप से। अगर उनको एक एक करके जानेंगे तो वो चीज हम जानते हैं, इसको बाहर निकालते हैं बीजांड को, ठीक है। अब देखिए, बीजांड की संरचना बेटा बनेगी कैसे। बीजांड की संरचना कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। देखिए, मेरे साथ बनाते जाइए बच्चों। जो लोग देखिए, जब भी क्लास करने आए बायोलॉजी की, अगर हम फिगर बना रहे हैं तो आप साथ में बनाते जाइए। आपको कम से कम एक तरीका पता चल जाएगा, शॉर्टकट पता चल जाएगा कि किसी भी फिगर को कितना जल्दी से जल्दी कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। ठीक, ये होता है, ये होती है बीजांड की संरचना। इसको थोड़ा सा गोला कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए, ये यहाँ पे पाई जाती है कोशिकाएं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे एक ही कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। अब बच्चों बात आती है कि बीजांड के किस भाग को कहते क्या हैं। तो ये वाला भाग जो कि जुड़ा होता है अंडाशय से, किससे जुड़ा होता है, अंडाशय से, इसे हम कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं, वृंत, यानी कि बीजांड वृंत। पूरा नाम लिख लेते हैं, बीजांड, बीजांड वृंत कहते हैं, ठीक है। इस भाग को, ये होता है, ये जो 2 छिद्र होता है इसे कहेंगे बीजांड द्वार। क्या कहेंगे, बीजांड द्वार कहेंगे, ठीक है। इसको कहेंगे बाह्य अध्यावरण, इसको कहेंगे बाह्य अध्यावरण, ठीक है। इस वाले भाग को, ठीक। और इस वाले भाग को कहेंगे अंतः अध्यावरण, ठीक है बच्चों। इसको कहेंगे निभाग, साथ में लिखते जाइए, इसके बाद हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसे कहेंगे ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। और यहाँ पे कोशाद्रव्य पाया जाता है, एक अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसको क्या कहते हैं, कोशाद्रव्य कहते हैं, ठीक। इसे कहेंगे कोशाद्रव्य, ठीक है। इसको अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया गया, कहीं जीव द्रव्य दिया रहेगा, कहीं कोशाद्रव्य दिया रहेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद बच्चों, ये वाली इन कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं,
कोशिकाएं, ठीक है। इसमें से ये जो ये वाली कोशिका होती है मध्य बीच वाली, से कहते हैं मुख्य कोशिका, और ये जो साइड वाली कोशिकाएं होती हैं बच्चों दोनों, इनको कहते हैं सहायक कोशिका, ठीक है। इतना फिगर बन गया आपका, ठीक है। देखिए कितना इजी है। अब इसको मिटा देते हैं बच्चों, ये किसी काम का नहीं है, अब समझते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा बीजांड का फिगर, कि जब भी आपसे कभी पूछा जाए आवृत्त बीजी बीजांड की संरचना बनाइए, या फिर 8 केंद्र की 7 कोशिकी, 8 केंद्र की तथा 7 कोश की बीजांड का सचित्र वर्णन करिए, तब भी आपको यही फिगर बनाना है। वो चीज मैं आपको अभी ये चीज बता देता हूँ कि 8 केंद्र की और 7 कोश की क्यों कहा जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए अब बच्चों अगर हम बात करें बीजांड वृंत की, हमने पहली क्लास में भी आपको बता दिया किसी चीज को डिफाइन करने के लिए या तो हम नीचे से शुरुआत करेंगे या तो ऊपर से शुरुआत करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि बेटा हमारा सीक्वेंस कंप्लीट रहे। क्या रहे? सीक्वेंस बना रहे। देखिए बीजांड वृंत क्या होता है बच्चों, ये जो आधारीय भाग था किसका, अंडाशय का जो आधारीय भाग था उससे ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ होता है तभी ये ऐसे रहता है, ठीक है। समझ में आया? ये इसी से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम सीधी भाषा में समझेंगे कि बीजांड वृंत क्या होता है, बीजांड वृंत किसी भी बीजांड का सबसे आधारी भाग होता है, सबसे निचला भाग होता है, जो कि अंडाशय से जुड़ा रखता है यानी जुड़ा होता है और बीजांड को पोषण प्राप्त कराता है, ठीक है। जब तक ये अंडाशय से बेटा नहीं जुड़ा रहेगा तब तक इसको पोषण प्राप्त नहीं होगा। तो एक सीधा सा संबंध होता है बीजांड का और अंडाशय का, जो स्थापित करता है बीजांड वृंत, यानी बीजांड को अंडाशय से जोड़ने का कार्य बीजांड वृंत करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग आ जाते हैं बाह्य अध्यावरण। कहां पे आ जाते हैं? बाह्य अध्यावरण, ठीक है। बाह्य अध्यावरण क्या होता है? किसी भी बीजांड का सबसे बाह्य स्तर जो होता है, जो थोड़ा सा कठोर हो सकता है, कठोर होता है, कठोर तथा खुरदुरा होता है, वह क्या कहलाता है? बाह्य अध्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य अध्यावरण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग अंतः अध्यावरण की। बाह्य अध्यावरण के ठीक अंदर की ओर, बाह्य अध्यावरण के, ये देखिए ये बाह्य अध्यावरण ये वाला पूरा भाग था, इसके ठीक ये वाला भाग, ठीक है। ये अंदर की ओर उपस्थित अस्तर, एक स्तर या फिर एक परत, उसे क्या कहेंगे? अंतः अध्यावरण कहेंगे। बीजांड के सबसे बाहरी परत को बाह्य अध्यावरण कहेंगे। बाह्य अध्यावरण के ठीक अंदर की ओर उपस्थित परत को या स्तर को अंतः अध्यावरण कहेंगे, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको निभाग क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए जहां पे अंतः अध्यावरण तथा बाह्य अध्यावरण दोनों मिल जाते हैं, क्या, जहां पे अंतः तथा बाह्य अध्यावरण दोनों मिल जाते हैं और मिलने की यह जगह जो होती है, जो ये प्लेस होता है, उसे हम कहते हैं निभाग। क्या कहते हैं? निभाग। आपको बहुत सी जगह पे इसका डिफिनेशन ऐसे मिलेगी जहां पे बाह्य तथा अंतः अध्यावरण दोनों आके मिल जाते हैं या अथवा जुड़ जाते हैं, उसे ही कहते हैं निभाग कहते हैं, ठीक है। यह सामान्यतः बीजांड द्वार के विपरीत होता है। जहां पे अगर बीजांड द्वार है तो उसके ठीक विपरीत निभाग उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा बीजांड द्वार की। अंतः तथा बाह्य अध्यावरणों में सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? इसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म छिद्र। सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार से ही पराग नली, क्या, पराग नली, बीजांड द्वार से ही पराग नली बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। ये हो गई बीजांड द्वार की डिफिनेशन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग जानते हैं इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? भ्रूण कोश, ठीक है। भ्रूण कोश बीजांड के अंदर एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है जिसमें जीव द्रव्य पाया जाता है या फिर कोशद्रव्य का पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश को बीजांड कोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजांड कोश भी
कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बीजांड कोश या भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश के अंदर की बात की जाए बेटा, तो भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर उपस्थित 3 कोशिकाओं के समूह होता है। उसमें जो मध्य वाली कोशिका होती है उसे मुख्य कोशिका कहते हैं, और मुख्य कोशिका ही निषेचन की क्रिया संपन्न करती है। किसके साथ निषेचन करेगी? यह नर युग्मक के साथ निषेचन की क्रिया संपन्न करेगी। तो मुख्य कोशिका को इसीलिए मुख्य कोशिका कहा जाता है, क्योंकि यही कोशिका सबसे पहले निषेचन की क्रिया में भाग लेती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं सहायक कोशिकाओं की। सहायक कोशिका मुख्य कोशिका या फिर विकासशील, यानी कि जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो जब युग्मनज बनता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सहायक कोशिकाएं करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेटा ध्रुवीय कोशिका। बीजांड कोश के या फिर भ्रूण कोश के ठीक मध्य में यानी कि केंद्र में उपस्थित एक कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। उस कोशिका को कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। क्या कहते हैं? ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा प्रतिध्रुवीय कोशिका, ठीक है। निभाग की ओर पाई जाने वाले 3 कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? प्रतिध्रुवीय कोशिका कहेंगे, ठीक है। याद हो जाएगा। एक बार फिर से समझना हो तो समझा देते हैं। बीजांड वृंत क्या होता है? बीजांड को अंडाशय से जोड़ने के, एक शब्द में समझिएगा, सभी एक लाइन में समझते चलिए। बीजांड वृंत क्या होता है? बीजांड वृंत बीजांड को अंडाशय से जोड़े रखता है, ठीक है, काम खत्म। उसके बाद बाह्य अध्यावरण क्या है? बीजांड का सबसे बाहरी स्तर जो कि थोड़ा सा कठोर तथा खुरदरा होता है वह क्या कहलाता है? बाह्य अध्यावरण कहलाता है। बीजांड और ये क्या कहलाता है? अंतःध्यावरण क्या होता है? बाह्य अध्यावरण के ठीक अंदर की ओर एक पतला स्तर पाया जाता है जिसे कहते हैं अंतःध्यावरण, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा निभाग, जहां पे अंतः तथा बाह्य अध्यावरण दोनों आके मिल जाते हैं या फिर जहां पे जुड़ जाते हैं वह निभाग कहलाता है, वह स्थान निभाग कहलाता है। बीजांड द्वार अंतः तथा बाह्य अध्यावरण वर्णों में एक सूक्ष्म छिद्र होता है जो कि निभाग के ठीक विपरीत उपस्थित होता है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार से ही परागनली अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद भ्रूण कोश क्या होता है? बीजांड के मध्य में या फिर बीजांड के अंदर की ओर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं भ्रूण कोश, ठीक है, या फिर बीजांड कोश कहते हैं। भ्रूण कोश के अंदर ही अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाएं अलग अलग जगह के पाई जाती हैं। जैसे बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें मध्य वाली मुख्य कोशिका होती है और अगल बगल वाली सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जबकि बीजांड कोश के या फिर भ्रूण कोश के ठीक मध्य में एक कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। जबकि और उसके बाद देखिए निभाग की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे कहते हैं प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया एक बीजांड की संरचना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे बच्चे हमने डिफाइन किया वैसे डिफाइन करना उचित रहेगा, क्योंकि हमने आपको इसका बेसिक बताया है जो इसका सिंपल होता है, जो इसका सिंपल फॉर्म होता है जिससे किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए ये पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार जो 2023 का यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि बीजांड का सचित्र वर्णन करिए, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा कि इस बार भी आ सकता है, क्योंकि यूपी बोर्ड कभी कभी पेपर में क्वेश्चन को दोहरा देता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे बेटा? अगली हेडिंग हमारी है कि मादा युग्मक का जन्म या फिर मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि बीजांड का परिवर्धन कैसे होता है, यानी कि बीजांड बनता कैसे, ठीक है। चलिए समझते हैं बीजांड का परिवर्धन। बीजांड का परिवर्धन बेटा अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन भविष्य में पूछा जा सकता है। बीजांड का परिवर्धन, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट मत करिएगा। देखिए अगर बात करें तो अंडाशय की बेटा, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। अगर बात करें बच्चों हम लोग अंडाशय की, तो ये अंडाशय होता है, ठीक। अंडाशय में यहाँ पे ये जो स्तर वाला भाग होता है आधारी स्तर वाला जो भाग होता है बच्चों, यहाँ पे पाए जाते हैं अधोस्तरीय कोशिकाएं, अधोस्तरीय कोशिकाएं पाई जाती हैं,
ठीक है। इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है। तो अब मान लीजिए ये अंडाशय है, इनकी कोशिकाओं में विभाजन हुआ तो इस प्रकार से ये बीजांड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब शुरू से समझते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे ये बीजांड बनना शुरू हो जाएगा। तो बीजांड सबसे पहले बच्चों ऐसे बनेगा। ठीक है, ये होगी बीजांड की संरचना। इसको बड़ा बना लेते हैं, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, सर्वप्रथम बीजांड की संरचना ऐसे होगी। फिर बीजांड क्या करेगा, बीजांड थोड़ा वृद्धि करेगा, फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर आगे चल के बीजांड में लगातार इसमें वृद्धि होगी, परिणत विभाजन होगा, विभाजित तो ऊतक भी पाया जाएगा। तो ये लगातार विभाजन करेगा। विभाजन के फलस्वरूप ये देखा जाएगा कि ये ऐसी संरचना प्राप्त करने लगता है। ऐसी संरचना प्राप्त करते करते बच्चों एक लास्ट स्टेज आता है जहां पे बीजांड कुछ इस प्रकार बन जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो बीजांड अभी हम बनाए थे लगभग उसी के जैसा ये प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो ये बीजांड बन जाता है। तो ये चीज होती है बीजांड बनने की प्रक्रिया। यानी कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय का आधारी जो स्तर होता है, वहां पे आध्योस्तरीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन आध्योस्तरीय कोशिकाओं में लगातार होने वाले विभाजन के फलस्वरूप ही बीजांड का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए अधोस्तरीय कोशिकाओं के द्वारा सर्वप्रथम, या इसका जो लिखने का तरीका है वो समझ लीजिए। अधोस्तरीय कोशिकाओं के द्वारा बेटा सर्वप्रथम बीजांड के बाह्य अध्यावरण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, बाह्य अध्यावरण का निर्माण होगा। बाह्य अध्यावरण निर्माण के पश्चात विभाजन के फलस्वरूप अंदर की ओर एक बड़ी कोशिका का निर्माण होगा, जो कि जीव द्रव को संचित करके फूल जाएगी और फूलते फूलते वह भ्रूण कोश या फिर बीजांड कोश का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बीजांड कोश का निर्माण होता है। और बीजांड कोश के बाह्य अध्यावरण का निर्माण सबसे पहले होता है। उसके बाद यहाँ पे अंतः अध्यावरण का निर्माण होगा। अंतः अध्यावरण के बाद यहाँ पे फिर इन कोशिकाओं से आधारी कोशिकाएं, जो स्तरीय कोशिकाएं होंगी, इनमें एक कोशिका होगी जिसमें विभाजन होगा। विभाजन के फलस्वरूप बेटा एक बड़ी कोशिका फूल जाएगी, यानी कि एक बड़ी कोशिका बनेगी जो कि फूलेगी, और फूलने के पश्चात उसमें इतने ज्यादा जीव द्रव्य आ जाएगा कि वह ढेर सारा आकार, ढेर सारी जगह को घेर लेगी। उसी के द्वारा निर्माण हो जाता है बीजांड कोश का या फिर भ्रूण कोश का। ठीक है, तो ये था आपका बीजांड कोश का बीजांड का परिवर्धन की बीजांड किस प्रकार बनता है। ये इसका फिगर होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, तीसरा होगा, ये चौथे में ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, अभी तक ये पूछा नहीं गया है, आने की संभावनाएं भी कम है इसकी। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग समझते हैं मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी है, जिसे कहेंगे गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद परिवर्धन। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। ठीक है, चलिए समझते हैं। अभी हमने जब बताया बच्चों कि आपसे कि ये जो बीजांड होता है, बीजांड में पाया जाता है बीजांड कोश। क्या पाया जाता है, बीजांड कोश, जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। एक कोशिका यानी कि जो बीजांड का स्तर होता है, अध्यावरण होता है, उसमें से स्तरीय कोशिकाओं से एक कोशिका का विभाजन होता है, जो अपने चारों तरफ लगातार संचित करेगी। किसका संचय करेगी, किसका संचय करेगी बच्चों, जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य वो ढेर सारा जीव द्रव्य इकट्ठा करते रहेगी, इकट्ठा करेगी। ठीक है, तो वही कंडीशन होती है। तो उस कोशिका का केंद्रक यहाँ पे उपस्थित रहेगा और उसके चारों तरफ ढेर सारे जीव द्रव्य, यानी कि बहुत ढेर सारा जीव द्रव्य उपस्थित रहेगा, पाया जाएगा। ठीक है, अब ये क्रिया जिस प्रकार जैसे जैसे बीजांड बढ़ता जाएगा, ये क्रिया भी होती रहती है साथ में। ऐसा नहीं होता कि पहले बीजांड कोश का निर्माण हो जाता है उसके बाद ये युग्मकोद्भिद का परिवार, ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी क्रिया बढ़ती रहेगी, ये भी क्रिया लगे उसके साथ होती रहेगी। चलिए समझते हैं, इन सभी को हम मिटा देते हैं, क्योंकि अभी हमको ये समझना है कि केंद्रक से कैसे अन्य केंद्रकों का निर्माण होता है। यहाँ पे ये पूरा कोशा द्रव्य से भरा रहता है। ठीक है, तो ये चीज होता है बीजांड कोश। क्या होता है, बीजांड कोश होता है। ठीक है, तो हमने बताया कि एक कोशिका आती है, उसमें केंद्रक भी रहेगा और उसी के बढ़ने के कारण वह वृद्धि करेगी, उसी के कारण बीजांड कोश का निर्माण होगा। ठीक है, अब समझिए इस कोशिका में इसका जो केंद्रक होगा बेटा, उस केंद्रक में
3 बार, कितनी बार? 3 बार समसूत्री विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, समझिए। अब पहला समसूत्री विभाजन इसको करा देते हैं इस केंद्रक में। तो पहला समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये कितने भाग में बढ़ गया? 2 भाग में बढ़ गया। 2 भाग में बढ़ने के पश्चात बेटा नीचे की तरफ यहाँ पे पाया क्या जाएगा? बीजांड द्वार पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? बीजांड द्वार पाया जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ निभाग पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा? निभाग पाया जाएगा। समझिए। ठीक है, तो इसमें से एक केंद्रक बेटा निभाग की तरफ जाएगा और एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ गति करेगा। तो अभी तक हमने ये जाना कि जो बीजांड कोश होता है उसमें उपस्थित एक केंद्रक होगा जो कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बना होता है। वह केंद्रक प्रथम समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 भागों में बटेगा और एक केंद्रक निभाग की तरफ गति करेगा और एक बीजांड द्वार की तरफ गति करेगा। इस प्रकार से ये निभाग वाला बीजांड द्वार की तरफ आ जाएगा और निभाग वाला निभाग की तरफ पहुंच जाएगा। बीच में कोई केंद्रक नहीं बचा। ठीक है, दूसरा समसूत्री विभाजन हुआ बेटा दोनों में, तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही तीसरा समसूत्री विभाजन हुआ तो इनकी संख्या 4 हो गई, इनकी संख्या 4। आखिर तीसरे समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमको 4 क्यों मिलेगा? क्योंकि बेटा तीसरा समसूत्री विभाजन दोनों केंद्रकों में हुआ, ऊपर वाले दोनों में, तो ये यहां से कटा, यहां से कटा, तो 2 ये बन गया और 2 ये बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार कितने केंद्रक मिल जाएंगे हमको? 4 केंद्रक मिल जाएंगे। ठीक है, अब 4 केंद्रक होने के पश्चात बेटा इधर का एक केंद्रक मध्य में आएगा और इधर का एक केंद्रक मध्य में आएगा। ये देखो आ गए। ठीक है, यहां से खत्म कर दो इसको। ठीक है, ये देखो मध्य में आ गई ये केंद्रक। ठीक, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे कि एक केंद्रक निभाग की तरफ से एक केंद्रक और एक केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ से मध्य की ओर गति करेंगे और केंद्र मध्य में पहुंचकर रुक जाएंगे। अब देखिए मध्य में पहुंचने के पश्चात होने वाली क्रिया क्या है? मध्य में पहुंचने के पश्चात होने वाली क्रिया यह है बेटा कि बीजांड कोश में उपस्थित कोशाद्रव्य की सहायता से, किसकी सहायता से? कोशाद्रव्य की सहायता से। ठीक है, कोशाद्रव्य की सहायता से ये सभी केंद्रक अपने चारों तरफ झिल्ली का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे? झिल्ली का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण करेंगे बच्चों? झिल्ली का। अब देखिए ये भी झिल्ली का निर्माण कर लिया, लेकिन जो मध्य वाला केंद्रक होगा बच्चों वह झिल्ली का, एक ही झिल्ली में दोनों केंद्रक आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये मध्य वाले में एक ही झिल्ली के अंदर दोनों केंद्रक आ गए, बाकी सब झिल्ली का निर्माण कर लिए। तो निभाग की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाओं के समूह को कहेंगे प्रतिध्रुवी कोशिका। क्या कहेंगे? प्रतिध्रुवी कोशिका। प्रतिध्रुवी कोशिका। जबकि बीजांड द्वार की ओर पाई जाने वाली कोशिकाओं में से बीच वाली को, जो मध्य में पाई जाती है, उसे कहेंगे मुख्य कोशिका और अगल बगल की कोशिकाओं को कहेंगे सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक बीजांड के अंदर अंड उपकरण का जन्म होता है। ये अंड उपकरण कैसे बने, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है, यानी कि परिवर्धन कैसे होता है। तो ये होता है बच्चों तरीका कि किस प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हुआ, हमने देख लिया। अब बच्चों आगे हम लोग जानते हैं कि परागण कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ध्यान से, आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख लीजिएगा। और जिस बच्चे को जहां भी कोई कठिनाई होगी प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर हाँ हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस चीज को हमको दोबारा समझाइए, या फिर हमको नहीं समझ में आ रहा तो केवल उसी टॉपिक का अलग से वीडियो बना देंगे, आप उसको ध्यान से समझ लेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आते हैं परागण पर। परागण क्या होता है? ठीक है, एक चीज छूट गया बच्चों, बीजांड। बीजांड 2 प्रकार का होता है, यूनिटेगमिन, बाइटेगमिन। ठीक है, यूनिटेगमिन तथा बाइटेगमिन। देखिए यूनिटेगमिन ऐसे बीजांड होते हैं जो कि एक अध्यावरण के होते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है? एक अध्यावरण पाया जाता है। ठीक, जबकि बाइटेगमिन ऐसे बीजांड होते हैं जिनमें 2 अध्यावरण पाया जाता है।
बस इतना सा फर्क है। ठीक है, ऐसे बीजांड जिनमें केवल एक अध्यावरण पाया जाता है उसे हम यूनिटेगमिन कहते हैं, और ऐसे बीजांड जिसमें दो अध्यावरण पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, बाइटेगमिन कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा, ये चीज आप याद कर लीजिएगा कि बीजांड दो प्रकार का होता है, यूनिटेगमिन तथा बाइटेगमिन। अब जानते हैं बच्चों परागण। परागण दो प्रकार का होता है। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं परागण होता क्या है। एक पुष्प होता है बेटा, ठीक है, ठीक, एक द्विलिंगी पुष्प होता है। क्या होता है ये, एक द्विलिंगी पुष्प है। पुष्प के अन्य भाग को हम नहीं बना रहे हैं, हम केवल ले रहे हैं ना, क्या कहते हैं, जयांग तथा पुंकेसर को। ठीक है, तो ये होता है परागकोश। क्या होता है, परागकोश होता है। ठीक, ये होती है वर्तिकाग्र। जितना हमको जानना है केवल उतना फिगर हम बना रहे हैं। ठीक है, क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है। जब कोई परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और पहुंचने के पश्चात अंकुरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है बच्चों, अंकुरण दर्शाता है। तो इस क्रिया को, यानी कि ये प्रोसेस हो रहा है, ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया कहलाती है परागण। क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। जब कोई परागकण परागकोश से निकलकर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो वह क्रिया परागण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, परागण कहलाती है। और यह दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण होती है। ठीक है, अब समझिए। अब हम लोग जानते हैं बेटा स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण को कैसे डिफाइन करेंगे। स्वपरागण हमेशा द्विलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, द्विलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। अब देखिए, ये एक द्विलिंगी पुष्प है। कैसा है, द्विलिंगी पुष्प, जिसे हम कहेंगे उभयलिंगी पुष्प। ठीक है, ठीक बच्चों, उभयलिंगी पुष्प। देखिए, एक ही पुष्प में नर तथा मादा दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। तो इसके परागकोश से मुक्त हुआ परागकण अगर इसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, यानी कि किसी पुष्प का परागकण, किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त हुआ परागकण इसी पुष्प के, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण की क्रिया दर्शाता है तो उसे क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, स्वपरागण कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र से मुक्त जब किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त हुआ परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण दर्शाता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं परपरागण क्या होता है। परपरागण क्या होता है। यहाँ पे बच्चों हमको दो पुष्प बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका परागकोश हो गया। ठीक है, और ये इसका परागकोश हो गया। ठीक, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं बेटा कि ये पुष्प अलग है, ये पुष्प अलग है, लेकिन दोनों की जाति एक ही है। एक ही जाति का पुष्प हो गया। मान लो ये गुलाब का है तो ये भी गुलाब का ही होगा। ठीक है, ये गुड़हल का तो ये भी गुड़हल का है। ठीक है, इस प्रकार दोनों की जाति एक ही होगी। अब देखते हैं कि इसका परागकण दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जा रहा है। कहां पहुंच जा रहा है, वर्तिकाग्र पर पहुंच जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये पहुंच रहा है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जब किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त हुआ परागकण उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण दर्शाता है तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। परपरागण यानी कि पराय द्वारा किया गया परागण परपरागण कहलाता है। तो ये इस पुष्प का ना होके इस पुष्प का परागकण वहां पहुंच जाएगा तो वह पराया हो जाएगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे।
ठीक है बच्चों, तो ये दो चीज समझ में आई। स्वपरागण यानी कि इसी का परागकण इसी में पहुंच जाता है तो यह स्वपरागण कहलाती है, और जब दूसरे पुष्प का परागकण किसी अन्य पुष्प के पास पहुंच जाता है तो उसे हम पर परागण कहते हैं। ठीक है, चलिए समझिए, आगे देखते हैं बच्चों। आगे बच्चों हम लोग देखिए हम लोग को पर परागण समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि ये क्रिया होने के बाद परागकण में होता क्या है। तो अब हम लोग समझेंगे बेटा परागधानी का परिवर्धन। ठीक है, सॉरी परागधानी नहीं, परागनली का परिवर्धन। नली का परिवर्धन। ठीक है, देखिए ये बेटा एक बीजांड है, इसको अच्छे से समझिए। ये एक जयांग है किसी पुष्प का। ठीक है, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग आकार का या संरचना का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जयांग वाला भाग है, यानी अंडाशय वाला भाग है जयांग का। ये होते हैं वर्तिकाग्र। क्या होते बच्चों? वर्तिकाग्र है ये। ठीक है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय। अभी हमने पीछे ही कुछ समय पहले ही पढ़ा है कि अंडाशय में ही क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है। ठीक है, ये बीजांड है, ये बीजांड है। ठीक है, ठीक है, ये बीजांड होता है। ठीक, अब समझते हैं। अब जैसे ही परागण के पश्चात बच्चों परागकण यहाँ पे आया। ठीक है, परागकण कहाँ पे आएगा? वर्तिकाग्र पे आएगा। वर्तिकाग्र पे आने के बाद ये परागकण की संरचना का अगर हम अच्छे से डिफाइन करें, अच्छे से समझें, हमने समझाया परागकण की संरचना कुछ ऐसी होती है। ठीक, इसको थोड़ा और गोला कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये पाया जाएगा, ये होता है जनन छिद्र। क्या होता है? जनन छिद्र होता है। ध्यान रहे, हम परागण के बाद की संरचना बता रहे हैं, परागण के बाद कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं ये समझा रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, ये पराग नली, ये जो होती है इसे कहते हैं नलिका कोशिका। क्या होते हैं बच्चों? नलिका कोशिका होती है। ठीक है, नलिका कोशिका का केंद्रक भी होगा, इसमें ये नर युग्मक केंद्रक होगा, नर युग्मक केंद्रक। ठीक है, नर युग्मक केंद्रक सबसे पहले नलिका कोशिका की तरफ गति करेगा। किसके साथ? अब ध्यान से समझिए जरा। नर युग्मक केंद्रक सबसे पहले अपने चारों तरफ झिल्ली का निर्माण करेगा। झिल्ली का निर्माण कराने के पश्चात बेटा ये किसकी तरफ गति करेगा? नलिका कोशिका की तरफ। तो इसका दूसरा स्टेज के बारे में अगर बात करें हम, तो ये मान लीजिए परागकण हो गया। ठीक है, परागण के पश्चात ये देखिए ये नलिका कोशिका थी। ठीक है, अब नलिका कोशिका में नरयुग्मक केंद्रक भी आ गया, तो ये नलिका कोशिका का केंद्रक हो गया, नलिका कोशिका केंद्रक। ठीक है, और ये हो जाएगी नलिका कोशिका, नलिका कोशिका। ठीक है, इसके बाद बच्चे बात करते हैं कि सबसे पहले होगा क्या? सबसे पहले नर युग्मक केंद्रक अपने चारों तरफ झिल्ली का निर्माण करेगा। झिल्ली का निर्माण करने के पश्चात वह किससे मिलेगा? नलिका कोशिका के अंदर समाहित हो जाएगा अपने जीव द्रव्य के साथ। अपने जीव द्रव्य के साथ ये यहाँ पे समाहित हो गया, तो ये वाला कहलाएगा नर युग्मक केंद्रक, नर युग्मक केंद्रक। ठीक है, नर युग्मक केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे ये घटनाएं होती हैं, इस घटना के पश्चात जो होता है बेटा, इस घटना के पश्चात ये जो नलिका कोशिका होती है वो जनन छिद्र की तरफ गति करती है, जनन
छिद्र की तरफ गति करती है। ठीक है, अब जनन छिद्र की तरफ गति करती है तो होता क्या, ये चीज समझ लेते हैं। ये परागकण है, ठीक है। अब परागकण का मान लीजिए जनन छिद्र है, तो जनन छिद्र से धीरे से निकलने की कोशिश करेगी। ये देखिए, इसमें सबसे आगे की तरफ होगा नलिका कोशिका केंद्रक, पीछे की तरफ यहां पर उपस्थित होगा नर युग्मक केंद्रक। ठीक है, युग्मक केंद्रक, ठीक है। और ये होगी नलिका कोशिका जो कि जनन छिद्र की तरफ से धीरे धीरे बाहर निकलेगी। और बाकी ये बेटा ये पूरा कोशाद्रव्य भरा रहेगा, यानी जीव द्रव्य भरा रहेगा इसमें। तो इसी को कहते हैं परागकण का अंकुरण। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं परागकण का अंकुरण। ये इसके बाद हम इधर समझते हैं, ये प्रोसेस था, पहला प्रोसेस ये था, फिर ये था, फिर ये था। इसको समझते इधर है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा कि जो ये नलिका था, ये जो नलिका कोशिका है, ये बहुत बड़ी होती चली जा रही है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और ये नर युग्मक केंद्रक है। नर युग्मक केंद्रक को ध्यान क्यों देना है, क्योंकि रास्ते में ही नर युग्मक केंद्रक 2 भाग में बढ़ जाएगा। कितने भाग में बढ़ जाएगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा। इसको यही बांट लेते हैं। चलिए देखिए, ये हो गए नर युग्मक केंद्रक, ठीक है, ये हो गया। अब समझिए बेटा, यहाँ पे ये देखिए, ये यही होता है परागकण। परागकण में यही क्रिया हो रही है, ये परागकण है, उसमें ये क्रियाएं हो रही। तो परागकण ये धीरे धीरे देखिए किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों, ये धीरे धीरे परागकण निर्माण करता चला रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, परागनली का। ठीक है, ये मान लीजिए, ये देखिए, ये ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, और कहाँ तक जाएगी, बीजांड द्वार तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, बीजांड द्वार तक जाएगी। क्या, परागनली कहाँ तक जाएगी, बीजांड द्वार तक जाएगी। ठीक है, अब ये चीज कहलाएगी परागनली। क्या कहलाएगी, परागनली। यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जैसे ही परागण की क्रिया संपन्न होती है, तो परागकण जैसे ही परागवर्तिकाग्र पर पहुंचेगा परागकण, तो उसमें जो नर युग्मक केंद्रक होगा वो चारों तरफ झिल्ली का निर्माण करेगा। झिल्ली के निर्माण करने के पश्चात हुआ नलिका कोशिका में समाहित हो जाएगा अपने जीव द्रव्य के साथ। जीव द्रव्य के साथ जैसे वो समाहित हुआ, तो जैसे ही इसमें समाहित हुआ, तो ये नलिका कोशिका होते हैं बच्चों, वो जनन छिद्र की तरफ बढ़ेगी। ये देखिए बढ़ी, ठीक है, ये देखिए, ये बाहर निकलने लगी धीरे धीरे जनन छिद्र से, और जनन छिद्र से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और रास्ते में ही नर युग्मक केंद्रक के 2 भाग में, नर युग्मक केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है। तो यही क्रिया कहलाती है परागनली का परिवर्धन। और परागनली अंडाशय वर्तिकाग्र से चलती है, वर्तिका से होते हुए अंडाशय में बीजांड द्वार तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है, बीजांड द्वार तक पहुंच जाती है। इतनी सी क्रिया, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो बनने की क्रिया होती है परागनली की, वही परागनली का परिवर्धन कहलाती है। ठीक है, उसमें ये प्रोसेस भी आता है, ये जो हमने बनाया है। ठीक है, ये जो हमने परागकण के साथ किया है, ये जो परागकण को बनाया है, जनन छिद्र से परागनली का निर्माण किया है, यही क्रिया कहलाती है परागनली का परिवर्धन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा होगी कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे भ्रूणीय परिवर्धन, यानी कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है, ये सभी क्रियाएं हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।